मनाने के लिए वे जाति विशेष के ही नेता अगुवा बने। दूसरों को इनकी जयंती मनाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि आज के हालात में ये जननायक जाति के जंजीरों में जकड़े नजर आते हैं। इन दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती की धूम पूरे राज्य में है। राजधानी पटना नेताओं के बैनर पोस्टरों से पटा है। कांग्रेस हो, भाजपा, राजद या जदयू, तमाम दलों के नेता श्रीकृष्ण सिंह को याद करने में जुटे हैं। दल अलग अलग भले ही हों, लेकिन मजेदार बात यह है कि जिनके कंधों पर जयंती मनाने की जिम्मेवारी है वो किसी खास जाति के ही नेता हैं। हमारे देश के महापुरुष हुए, जो भी राजनेता हुए, उन सबको याद करना चाहिए और उनको याद करके हम उनके विचारों को याद करते हैं, उनके सद्गुणों को याद करते हैं। और वो विचार और सद्गुण यदि हम कुछ आत्मसात करें तो इस राज्य और देश का भला होगा। समाज के सब लोगों को आकर सभी महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। दरअसल बीते जमाने के ये जननायक आज के जमाने में जाति के महानायक बन गए हैं। सूबे के नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। बिहार का ये दुर्भाग्य है, सामाजिक जकड़न इसी को कहते हैं, इसी को तोड़ना चाह रहे हैं। ये टूटना चाहिए, ये समाज की आवश्यकता है। नहीं तो उस व्यक्ति ने जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उस व्यक्ति के पूरे परिपक्व जीवन के परिप्रेक्ष्य का आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। राजद सांसद रामकृपाल यादव भी मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इन भावनाओं से ऊपर उठकर लोग काम करें। लोग किसी जाति पार्टी से बने हुए नहीं हैं। बिहार के जन जन के नेता रहे हैं, देश में इनकी अपनी पहचान भूमिका रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे नेताओं को जाति संगठन से बाहर निकाल करके जयंती मनाना चाहिए, पुण्यतिथि मनाना चाहिए। वैसे ये कहावत मशहूर है कि नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। यही वजह है कि जननायक और जाति से जुड़ी गलतियों को खुलकर स्वीकार करने वाले ये नेता वाकई इस बुराई से छुटकारा चाहते हैं, इस बात की गारंटी नहीं। क्योंकि जननायकों को जाति की जंजीर पहनाने वाले भी खुद यही नेता हैं। आशुतोष चंद्रा, पटना, मौर्य। तो नेतागण आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आदर्श की बुनियाद पर ही राजनीति करते हैं। विडंबना ही है कि आदर्शवादी बातें होती हैं, लेकिन अगर उनकी कथनी और करनी में देखें तो आसमान जमीन का अंतर होता है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे बबन साहब कि अब एक नए टर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं और वो है कास्ट एम्बेसडर? हमारे महापुरुष अब कास्ट एम्बेसडर हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, इतिहास है इस बात का साक्षी है। हम इतिहास की बात नहीं करेंगे, हम मौजूदा दौर की बात करेंगे। यह देश 1000 वर्षों तक गुलाम रहा सिर्फ जातीय परिधि में बंधे रहने के कारण। जी, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, जातीय दीवार टूटनी चाहिए। जी। और श्री कृष्ण सिंह की जयंती यदि दलित मनाएं, अंबेडकर की जयंती ऊंची जाति के लोग मनाएं, तो ये 21वीं सदी के नव निर्माण में बहुमूल्य ईंट का मील का पत्थर साबित होगा। समाज के नव निर्माण में जिस तरह से इन महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है, हमें अपने दृष्टिकोण को और ऊंचा उठाते हुए इन महापुरुषों को महापुरुषों की नजरिए से देखना चाहिए। चलिए, आप समाजशास्त्री हैं सीबी सिंह साहब, क्या एक नई परिभाषा लोग नहीं गढ़ रहे? हाँ, इसके पीछे आपको हम एक कंसेप्ट आपको हम बताना चाहते हैं। एक प्रभु जाति का कंसेप्ट होता है डोमिनेंट कास्ट का, जो कि आपको आज के वर्तमान दौर में सत्ता में पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हम लोग जो रिसर्च करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो डोमिनेंट कास्ट वे होते हैं, इसमें उच्च और नीच जात की बात नहीं होती है, उच्च और निम्न और कोई भी अपर और लोअर कास्ट की बात नहीं होती है। डोमिनेंट कास्ट में 2-3 फैक्टर होते हैं। आपके उस क्षेत्र में आपकी संख्या अधिक होनी चाहिए, आप राजनीतिक शक्ति से मजबूत होने चाहिए, आप आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए और राजनीति में आपकी पहुंच होनी चाहिए। जैसे अगर आप नालंदा क्षेत्र की बात करें तो वहां कुर्मी है, आप पटना के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ यादव है, आप मिथिलांचल चल जाइए तो ब्राह्मण है, आरा तरफ चल जाइए तो राजपूत हैं। ये लोग प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट कहलाते हैं। जो भी हम लोग अपने, यह सत्य है, अकाट्य सत्य है। तब वहां सवाल उठता है कि अब वोट बैंक, तो आप किसी एक खास जाति के वोट बैंक के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। नहीं, क्योंकि आपको पूरे क्षेत्र में चुनाव लड़ना है और आपको सत्ता में वापसी आनी है। और यही वजह है कि जब लोग सीट बांटते हैं, सीट का बंटवारा करते हैं, तो जातीय समीकरण को देखते हुए सीट बांटते हैं। यही बात है, क्यों नहीं लोग जब सीट का बंटवारा करते हैं तो कार्यों के आधार पर करते हैं? बिल्कुल, ये एक लाजमी सवाल है।
जी। दूसरी चीज की क्यों नहीं सीट का बंटवारा होता है, उसमें आप जाति पर ध्यान, आप जातीय आधार को अलग करते हैं। जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम अंतरजातीय संबंध बनाते हैं, किस क्षेत्र में मेरा दबदबा है, मेरे डोमिनेंट कास्ट है, और किस क्षेत्र में हम कमजोर हैं। दूसरे से हम मिला लें। जी। तब इस तरह की जब जयंतियां मनाई जाती हैं, तो यह आप आज के वक्त की बात कह लीजिए या आज के बदलते राजनीतिक परिदृश्य की बात कह लीजिए, उसमें आप उन जयंतियों को और मनाने में आगे होते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, क्या हम कभी इस दौर की कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह से ब्रह्मर्षि समाज श्री कृष्ण बाबू की जयंती धूमधाम से मनाता है, क्या कभी जगजीवन बाबू की जयंती भी उतनी धूमधाम से वो मनाएंगे? यह उसी समय मन सकता है जबकि आप पूरी तरह से जातीय बंधन को तोड़िएगा। तो जातीय बंधन तोड़ सकते हैं आप दो ही मामले में। एक, आप वर्ग में चले जाइए, तो वर्ग में जाने का आपका बहुत बड़ा कारण है फैक्टर, आपका शिक्षा, एजुकेशन। आज जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, आज जो आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, आज जो आप बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में काम कर रहे हैं, या जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कास्ट लोग कहां पूछने जाते हैं? बिल्कुल नहीं पूछने जाते हैं, वहां जातीय बंधन टूट रहे हैं। तो आज जो हमारे देश का जो 70% युवा है, जो जिसके बल पर हम आज अमेरिका को भी कहना पड़ा कि हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक नीति के रूप में उभर रहे हैं, तो जब वह युवा चाह लेगा और इस तरह की परिवर्तन जब होने लगेंगे, तब आपका कास्ट फैक्टर टूट। चलिए, आज की पीढ़ी के नेताओं में क्या देखते हैं? क्या उनकी जाति विशेष की जो मानसिकता है उनमें भी है? आपसे चाहेंगे बबन साहब। देखिए, ये समय का देन है, धीरे धीरे टूट रहा है, ये किसी का योगदान नहीं है जी। समय का देन है, धीरे धीरे टूट रहा है और टूटना चाहिए भी, क्योंकि हम इसका दुष्परिणाम झेल चुके हैं जी। तो जब तक समतामूलक समाज नहीं बनेगा, हम एक विकसित राज्य और विकसित देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जी। यानी समतामूलक समाज के लिए हमें जाति से ऊपर उठकर महापुरुषों की जयंती मनानी होगी। हमें जातीय समीकरण को ना देखते हुए किसी खास उम्मीदवार या किसी योग्य उम्मीदवार को ही टिकट देने की जरूरत है। ये सारी पार्टियों को सोचना होगा जी, सारी पार्टियों को सोचना होगा। लेकिन जेडीयू इस दिशा में कोई कदम उठाता नहीं दिखता। हम तो विकास के दिशा में कदम उठाए हैं, हम तो विकास की बात करके, विकास को दिखला करके लोगों से वोट मांगने गए हैं जी। लेकिन जातीय समीकरण को ही ध्यान में रखकर टिकट भी बांटे जाते हैं। आपकी पार्टी इससे अछूता नहीं है। हमारे यहाँ तो टूटा है जी। जैसे मैं दलितों की बात करूं तो दलितों में बिहार में 22 जातियां हैं जी। तो उसमें से एक बड़े समूह को महादलित बनाया गया है, तो ये तो जात से जमात की ओर जाने वाली बात हुई जी। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कई बार सरकार के मुखिया पर आरोप भी लगा रहता है कि उनकी जाति के लोगों को जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनके हित में काम हो रहे हैं। सीबी साहब, कभी आपने भी सुना है ऐसी बातें? हाँ, आप ऐसी चीजों को देखिए ना। अभी जो पुलिस लाइन में चले जाइए, मेस बटे हुए हैं जातीय आधार पर। बिल्कुल, हम लोग भी खबर दिखाए हैं, मीडिया में आया है, मेस बटे हुए हैं जाति के आधार पर, चूल्हे बटे हुए हैं। और तो और यहाँ के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शब्द है फाइलमबाजी। हाँ, फाइलमबाजी जी। फाइलमबाजी यानी फला जाति के स्टूडेंट सिंह साहब से जानना चाहूंगा कि पुलिस में से बटे हुए हैं जातियों का आधार टूट जाना चाहिए। इसके लिए कौन लोग दोषी हैं? सर टूट जाना चाहिए। अब ये तथाकथित संभ्रांत लोग, यही तो ऊंची जाति से तथाकथित ऊंची जाति के लोग इसके लिए दोषी हैं। एलिट्स हैं सर, पॉलिटिकल एलिट्स। एक शब्द आता है पॉलिटिकल एलिट्स, राजनीतिक अभिजन। और इस राजनीतिक अभिजन में कोई जाति नहीं आती है, उसमें सारे लोग हैं। आज आप आरजेडी की बात कर लीजिए, रामविलास जी की बात कर लीजिए, जो भी सत्ता में है, विपक्ष में है, आप केंद्र की राजनीति की बात कर लीजिए, दे आर ऑल पॉलिटिकल एलिट्स। अगर यह सिस्टम नहीं रहता तो आज भी हम एपीएल बीपीएल के लिए मार नहीं करते। बिल्कुल। और अभी आपको याद होगा, केंद्र के मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, और बनारस में जब वो मंदिर प्रवेश किए थे तो उस मंदिर को दूध से धुलवाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जब नाथ द्वारा मंदिर गए थे, कालाराम मंदिर गए थे, तो उन पर लाठियां चली थी। इसीलिए ये रूढ़िता जब तक नहीं टूटेगा तो आने वाले दिनों में यह देश फिर गुलामी की ओर जाएगा। उन्हें हमें दाद देना पड़ेगा। बावजूद उनकी जो हिम्मत है, उनके साथ रही, वो हिमाकत करते रहे और इन तमाम वर्जनाओं को तोड़ते रहे। बहुत बड़ी हिम्मत रही, तो महापुरुष कहा। आप देख लीजिए, लेकिन आज ऐसा करता कोई नहीं है। आप देखिए ना, अंबेडकर ने काशी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के सामने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हमें संविधान को चुनना होगा, आप पर डिपेंड करता है कि आप संविधान को चुनते हैं या जाति को चुनते हैं। चलिए, ये अलग बात है कि जब अंबेडकर की बात करते हैं या फिर किसी दलित नेता की बात करते हैं तो मायावती जैसे लोग उन तमाम लोगों की मूर्तियां बनाती है, खास तौर पर जाति समीकरण को ध्यान में रखकर। ये सभी लोग समझते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
दंड, भेद, जाति, धर्म, दाव, पेच। लालू पास्ट टेंस हो गए, अब वो नहीं है। बिहार की जनता ने कर दिया है। जारी करना है नीतीश कुमार का, इसलिए तरफदारी में। जब आप सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। खान भटका रहे हैं जनता का, तो जनता अब बैठी हुई है, इनको सही जवाब देगी आने वाले समय में। जनता को छीनने या फिर जनता को अपने जनाधार में शामिल करने को लेकर ही होती है जो राजनीति, वही है असल राजनीति। चक्रव्यूह राजनीति का रण। मैं मानता हूं कि गलती हुई है हमसे, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया आप पर और आपके साथ अन्याय भी हुआ है। 60 सालों ले ये लोग धोखा देते, मीठी बातें सुना के झूठे वादे करते। माओवादियों ने आपको हथियार देकर आपका कौन सा भला किया है? अरे मत भूलना कॉमरेड, ये लुटेरी सरकार की पुलिस। होंगे कई सवाल। एजीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत के वित्त मंत्री कौन है? नो आइडिया। दिखेगा खेल का कमाल। मचेगा गानों पर धमाल। राहों में उनसे याहू साजना। I'm not talking about you. Oh my God, बेइज्जती। और इन सब के लिए आपको मिलेगा बस 1 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फूट पड़ गई है। पार्टी के नेता एक ही कार्यक्रम को 2 जगहों पर मनाने जा रहे हैं। 21 तारीख को जहां पार्टी के नेता अखिलेश सिंह पार्टी के पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वहीं सदाकत आश्रम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन द्विवेदी दोनों ही जगहों पर अलग अलग मौजूदगी दर्ज कराएंगे। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर इस मामले में विवाद की बातों से साफ इनकार करते हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल एक बड़ी जगह है, उनके 125वां क्योंकि जन्म जयंती है और उसका सम्मान करते हुए एक बड़े जगह पर करना था। और उसके अलावा सदाकत आश्रम में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यहाँ पर वो प्रोग्राम को नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रेडिशनली यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसीलिए दोनों जगह होगा। उसमें कोई, हम समझते हैं कि इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। तो बहरहाल इसके पीछे क्या वजह है ये खंगालना पड़ेगा, ये बात करना होगा। और जहां तक मसला है जाति आधारित राजनीति की, तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है और इससे परे नहीं है यह मसला। बहरहाल जयंती जाति और राजनीति पर क्या सोचती है आम जनता, आइए जानते हैं। जो आप जिनको कहते हैं पुण्य आत्मा और दिवंगत जिनको मान रहे हैं और जिनको पूरा समाज और कुल पूज रहा है, तो जरूर उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी विशेष समुदाय के लिए काम नहीं किया होगा। जब तक कि आप पूरे सारे वर्गों को मिला करके नहीं चलते, तब तक आपके समाज में ख्याति नहीं मिलती। तो जिन लोगों ने पूरे समाज को लेकर के चला है, उनको एक समाज कैसे पूछ सकता है? ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की जयंती मनाई जा रही है, तो वो किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, वो हम लोगों को बिहार में विकास का रास्ता दिखाया। वो हम लोग सभी के सर्व मान्य नेता थे। तो इसलिए मगर जब देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है और आत्मा में पीड़ा भी होती है कि ऐसे ऐसे बड़े दिग्गजों को भी लोग एक जातीय समूह में बांध के रख लिया है और उनकी जयंती जो मनाई जाती है सिर्फ एक जाति विशेष के लोग हैं और दूसरे अगर पार्टिसिपेट भी करते हैं तो उनके बैनर पोस्टर लगाए तो उनको फाड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक जाति विशेष के वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। उसका जयंती भी उसी हिसाब से मनाना चाहिए जिसमें सभी समाज के लोगों का समन्वय हो, सभी समाज के लोगों को लगे कि जहाँ हमारे नेता का जयंती हो रहा है, सभी का भागीदारी हो। तो यही कुटिल राजनीतिज्ञ इसी को कहते हैं। लोग अपने स्वार्थ में कि हमको फलाना नेता के जात के हैं, हमको फलाना नेता को अगर जयंती मनाएंगे तो उससे हमको राजनीतिक फायदा होगा। हम भूमिहार जाति के हैं, उनका जयंती मनाएंगे हमको भूमिहार का वोट मिलेगा।
हम लाला के नेता को मनाएंगे, हमको लाला जी का वोट मिलेगा। ये मानसिकता एकदम गलत है और इसको जो नेता अपने भविष्य को जानना और समझना चाहते हैं कि ये हमको राजनीति में भविष्य है, वो इसको हमेशा इनकार करके चले। जो हम जाति विशेष के नेता को लेकर के नहीं चले, सामाजिक विशेष के नेता को लेकर के चले। तो ये है आम आवाम की आवाज। सीबी सिंह साहब, कई जाति के लोग अपनी अपनी जाति के समारोह में जाते हैं और नेता वहां पर जाने से नहीं चूकते। पिछले दिनों रांची में ब्रह्मश्री समाज का सम्मेलन हुआ, पटना में भी कई जातियों के सम्मेलन होते रहते हैं और जिस पार्टी के लोग या जो राजनेता उस पार्टी का उस जाति से बिलोंग करते हैं वो जरूर वहां जाते हैं और डंके के चोट पर कहते हैं कि हम अपनी जाति के लिए ये करने वाले हैं, हम अपने जाति के लिए वो करने वाले हैं, हम अपनी जाति की मानसिकता में एक सकारात्मक सोच पैदा करने वाले हैं। हर बार हर तरफ जाति जाति और जाति का ही शब्द गूंजता है। क्या उन्हें इस तरह की महफिलों में, इस तरह के जलसों में, इस तरह के सम्मेलनों में जाने से ये गुरेज करना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से गुरेज करना चाहिए और उनको जाकर के खास जाति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए आप श्री कृष्ण सिंह किसी एक के लीडर नहीं थे, वे पूरे बिहार के लीडर थे। अब दुर्भाग्य यह है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक खास जाति के लोगों ने हाईजैक कर लिया। मैं महापुरुष के जयंती समारोह में जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जाति आधारित सम्मेलनों की। हाँ, जाति आधारित सम्मेलनों में इसलिए जाते हैं कि वे अपना दबाव समूह बना सके कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और आपका भला मैं ही कर सकता हूं। सबसे बड़ी चीज यहाँ यह हो जाती है, उठ जाती है कि जो अगर आप जाति की भी बात करते हैं तो जाति में बहुत ही आर्थिक रूप से, देखिए सबसे बड़ा चीज अभी तक हम भूख पर या रोटी पर हम विजय नहीं पा पाए, अभी तक उसको हम उस पर हम ओवरकम नहीं कर पाए। तो जो राजनेता हैं और इस तरह के लोग हैं वे अपने समाज को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही तुम्हारे रहनुमा हैं, अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुमको बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरी तरफ वे अपनी मौजूदगी और अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं दूसरों के सामने में, जो उनके अपने ही पार्टी हो या जो विपक्षी दल हो, कि देखो मेरा यह वजूद है, मेरा यह एग्जिस्टेंस है, मेरा इतना बड़ा यहाँ पर हम आपके साथ हैं, मेरा इतना बड़ा जमात है। अगर हमको इग्नोर कीजिएगा तो आप फिर से सत्ता में नहीं आ पाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं से यह आज की जो राजनीति हो गई है वह पूर्ण रूप से नीतियों की राजनीति हो गई है, न कि जो महापुरुषों के द्वारा देखी गई जो एक हम विकास की लाख भले ढिंढोर पीट लें, विकास 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 कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस तरह के हम बेड़ियों से नहीं जकड़े रहेंगे, 21वीं सदी में सुदामा भाई। लेकिन जाति, वर्ग और समुदाय की भावना से ऊपर उठकर लोग कैसे सोचेंगे? यहां पर तो जाति आधारित आरक्षण की बात है, जाति आधारित आरक्षण दी जाती है और राजनेता इसे खूब भुनाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बबन साहब, जिस देश में जाति होगी, जिस देश की व्यवस्था सीढ़ीनुमा होगी, सबसे ऊपर कोई और सबसे नीचे कोई और, तो सबसे नीचे वाले को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए तो आरक्षण देना पड़ेगा। और जब वह मुख्य धारा से शामिल हो जाए, आप आरक्षण की बैसाखी को हटा लीजिए। लेकिन जाति आधारित आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण भारत जैसे देश में होना ही चाहिए। चलिए, आप इस बात का समर्थन करते हैं। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तब तो फिर ये कहेंगे आप कि रामविलास पासवान जी को वैसे जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, आरक्षित। तो यही तो है कि आपको जब SC ST के लिए जब रिजर्वेशन, मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण है, जब संविधान में जब यह प्रोविजन किया गया कि जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षित सीटें रहेंगी 10 साल पर उनका हम फिर से रिवीजन करेंगे या 10 साल पर हम उनको हम फिर से देखेंगे, तो कहां से रिव्यू हुआ? जो गवर्नमेंट आ रही है हर 10 साल के लिए बढ़ा रही है। क्यों 10 साल के लिए बढ़ा रही है? कि अगर हम उसको रिव्यू करके, ऐसा नहीं है कि जाति पर जो आधारित जो नेता होते हैं उनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। वे गरीबी को भुना करके आज आलीशान है, आलीशान महलों में और उनके प्रॉपर्टीज अगर आप बात कीजिएगा तो वे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को फेल कर रहे हैं। जी, एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ, सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, झारखंड से हैं। जी मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ जी, जयंती मनाई जाती है राजनेताओं का, तो मैं समझता हूँ कि केवल देश में महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी को ही जाति बंधन में नहीं बांधा गया जी, बाकी देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं जी, उनको उनके जाति के लोग कर दिए हैं। जी, शास्त्री जी हैं तो आप देखेंगे इस कास्ट कम्युनिटी के लोग उनमें आगे हैं जी। अगर पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है तो कुर्मी समाज के लोग उसमें आगे हैं जी।
तो सीधे तौर पर मनोज जी ने कहा कि इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिनको लोगों ने जाति के आधार पर नहीं बांटा। ये बहुत हद तक बातें सही भी हैं, लेकिन तमाम महापुरुष उनके साथ ये विडंबना है कि उन्हें जाति के आधार पर बांट दिया गया। बहरहाल बबन साहब, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि जाति आधारित आरक्षण की जब बात हम कर रहे हैं, तो फिर जाति से ऊपर, जाति की भावना से ऊपर उठकर लोग कैसे सोचेंगे, खासतौर पर राजनेता? उनके लिए तो बहुत मजबूत हथियार है ये मसला राजनीति करने के लिए। आपका एक कार्यक्रम चलता है चक्रव्यूह जी, तो ये जाति आधारित आरक्षण भी एक चक्रव्यूह है जी। और जिन नेताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया जी, उनको शायद यह भ्रम हो गया कि 10 वर्ष के बाद समीक्षा होगी और संपूर्ण दलितों का विकास हो गया होगा जी। लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष पर समीक्षा होती रही और जो दलितों में आगे बढ़ गए उनको उस दलित आरक्षण कोटे से निकालकर बाहर करने के बजाय उनको भी उसमें ले जाया जाता रहा। जी। यही कारण है कि दलितों में भी जो लीडर जी आगे बढ़ गए हैं वो आरक्षित सीट से आज भी लड़ रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है जी कि दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षित सीटें हैं और जो कुछ नाम ऐसे हैं, यदि मैं कहूं कि रामविलास पासवान और बहन मायावती जैसे लीडर को मुझे लगता है कि अब दलित सीट से लड़ने की आवश्यकता नहीं रही। चलिए, तो बहरहाल क्या यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि क्या दलित आयोग का कोई अध्यक्ष, कोई सदस्य दलित ही होगा? यही सबसे बड़ी चीज है। एक अहम सवाल, क्या कोई सवर्ण जाति का इंसान, उसके मन में दलितों के प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या यह जरूरी है कि कोई एक दलित संपन्न परिवार का दलित क्या दलितों से सहानुभूति रखता हो? आप ही ने यह सवाल खड़ा किया और आप ही ने कहा कि रामविलास पासवान जैसे लोगों को अब उन्हें दलित या फिर पिछड़ा वर्ग कहना बहुत गलत होगा और अब शायद इसलिए उन्हें आरक्षित क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपके पहले सवाल का उत्तर दे दूं। क्या किसी भी पार्टी के नेता या कोई भी सत्ताधारी दल ये हिमाकत करेगा कि किसी दलित आयोग का अध्यक्ष किसी क्षत्रिय वर्ग के नेता को वहां पे? ये तो सब पर लागू होना चाहिए। ये सब पर लागू होना चाहिए। सीबी सिंह साहब, यहाँ मेरी बात पूरी चाहिए की बात नहीं कर रहे। यही तो जातीय बंधन आ जाता है। जब वे लोग जब एकदम ऊपर उठ गए, अपने इकोनॉमिकली जब वेल ऑफ हो गए हैं और करोड़ों में अरबों में प्रॉपर्टी हो गई, तो यही तो था संविधान में कि प्रावधान की उनका समीक्षा करना चाहिए। तो यहाँ उनकी सीट को डिजर्व कर दीजिए, प्रॉपर्टी पर मत जाइए, उनके सामाजिक स्टेटस पर और प्लस उसमें दूसरे लोगों को टिकट दीजिए। उसमें जो उसी समुदाय के जो लोग नीचे लोग रह गए हैं, यहाँ मैं रावत जी की बातों को मैं थोड़ा सा इनमें संशोधन करते हुए इनको समर्थित करूंगा कि आप उस सीट से अब हट जाइए, आप मुख्य धारा में आ गए हैं, तो उस समुदाय के जो नीचे के और लोग हैं उनको लड़ने दीजिए उस सीट से, उनको आप मौका दीजिए। तो जब तक ऐसा नहीं करें तो यह तो नहीं हो रहा है। वे सिर्फ अपने जाति के आधार पर हम यहीं से लड़ेंगे और हम दूसरे को इसमें आने का मौका नहीं देंगे, तो ब्लॉक कर रहे हैं रास्ता। दूसरी चीज, क्या कोई सवर्ण नहीं बन सकता है जनजाति आयोग का अध्यक्ष? मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यही उन्होंने एक काम ऐतिहासिक किया है। आपको बता दूं, बिहार विधानसभा के इतिहास में दलितों में जो सबसे निम्न माने गिरा हुआ कास्ट है मुसहर, आज की तारीख में आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हैं जी। हम लोग गिरा हुआ शब्द का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ मुसहर समाज को उन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया है और आज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व उनको मिला है और ये सामाजिक परिवर्तन का एक ताजा उदाहरण है। एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हम इसी एग्जाम्पल को देखकर ये नहीं कह सकते कि नीतीश की सरकार या फिर किसी पार्टी की सरकार जातिगत राजनीति नहीं करती। बहरहाल एक दर्शक हैं बाढ़ से, रामदेव जी कुछ कहना चाहते हैं। रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रामदेव जी, रामदेव जी आपसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, वरना हम दोनों के बीच संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। हेलो जी रामदेव जी। हेलो रामदेव जी, आप अपनी आवाज सुनने के चक्कर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण गंवा रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें और फिर अपनी बातों को रखें। जी बोलिए। मेरी समझ से जी आरक्षण राजनेताओं का वोट बैंक का हथियार बन के रह गया है जी।
आरक्षण जिस जाति को मिला हुआ है उसके 90% लोगों को इससे कोई खास लाभ नहीं हो रहा है जी। इसलिए जरूरत है कि इसमें जो अभिजात वर्ग हो गए हैं, आरक्षित वर्गों में जो अभिजात वर्ग हो गए हैं, जो उच्च वर्गीय मध्य वर्ग पैदा हो गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और जो गरीब है, जिनके परिवार को नहीं मिला है, उसको मिलना चाहिए जी। तभी सब लोगों को फायदा होगा। वरना जो कुछ मुट्ठी भर नेता हैं, जो संपन्न वर्ग हैं, वही इसका लाभ हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। नेता का बेटा राजनीति करेगा, वही सारा लाभ उठावेगा, अच्छे शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेगा। अब बेचारा गरीब, दलित, आरक्षित वर्ग, वंचित वर्ग के उसको पैसा ही नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं पाता है जी, तो वह अच्छे पद पर जाएगा कैसे? चलिए, आपकी बातों को लोग भी सुन रहे हैं और शायद वो भी इस बात का समर्थन करेंगे। एक और दर्शक है नीरज जी, पटना से कुछ कहना चाहते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। हेलो जी नीरज साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। मैं मौर्या टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी, शुक्रिया। इतना संवेदनशील बात जो है टीवी के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। जी जी। कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आरक्षण का जो दायरा है जातीय आधार पे, जी कहिए। जातीय आधार पर जो आरक्षण है बिल्कुल सरासर गलत है। इससे जो जरूरतमंद लोग है उसको नहीं मिलके जी, जो सामर्थ्यवान लोग है उसी को इस आरक्षण से लाभ मिल रहा है। चलिए, तो सभी लोग इसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला, हमने इस बिंदु से सवाल खड़ा किया था कि क्या महापुरुषों की जयंती जाति के आधार पर, वर्ग में बंटकर, जाति में बंटकर मनाना चाहिए? कतई नहीं। इस सवाल का जवाब शायद सभी लोग यही कहेंगे। और एक अच्छी बात है कि राजनेता लाख महापुरुषों की जाति का हवाला देकर वोट के लिए अपील करते हो, लेकिन आम आवाम, आम जनता के दिलों में वो इस कदर बैठे होते हैं कि वो उसे महापुरुष ही कहते हैं। उन्हें जाति, वर्ग या समुदाय की भावना से ऊपर उठकर दिखते हैं। हमारे समाज की एक बहुत अच्छी बात है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हमारे देश के लोगों की ये जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छी है ये। हाँ, आप लाल बहादुर शास्त्री जी को ले सकते हैं। उन्होंने उनकी जब मौत हुई रसिया में, तो उनके बैंक अकाउंट में शून्य था, नहीं था पैसा। राजेंद्र प्रसाद जी को ले सकते हैं, नहीं था उनके पास एक ना, उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। और उनको आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। जय जवान जय किसान, है ना, उन्होंने नारा दिया। और जब हम गेहूं के मसले पर, और जब हम गेहूं जब आयात हो रहा था, जब हमने भूखमरी की स्थिति थी, उस समय उन्होंने कहा कि एक शाम तुम लोग खाना बंद करो, और हम लोगों ने इतना गेहूं उपजा दिया कि हम लोग निर्यात करने की स्थिति में आ गए। तो वे तो कहीं ना कहीं से जाति से ऊपर। जी, सीबी सिंह साहब, और एक अच्छी बात है कि लोग महापुरुषों को महापुरुष के ही रूप में याद करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं और उनकी बातों के लिए, उनके कर्मों के लिए उन्हें हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आखिर वजह क्या है? एक छोटा सा ब्रेक। $7 लाख में 2 BHK घर, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। जग में साचो तेरो नाम, देखिए भक्ति गीत हर दिन सुबह 6:30 बजे सिर्फ मौर्य पर। हर गरीब आदिवासी के खून में एक नया क्रोध उभर, और वो क्रोध बंदूक की नली से ही निकले। बंदूक की नली से